विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम हुआ समाप्त। प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने मतदाताओं को लुभाने में झोंकी पूरी ताकत। चुनाव के शेष चरणों के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील की। चुनाव के दौरान जनता के सरोकारों को लेकर दूरदर्शन आज दोपहर बाद गोरखपुर में कर रहा है डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रबुद्ध जन चर्चा में लेंगे हिस्सा। और यूक्रेन और रूस के बीच उपजे हाल के तनाव को लेकर भारत सरकार है बेहद सतर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के प्रयास तेज। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग अब 5वें चरण तक जा पहुंची है, जहां कल 27 तारीख को 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान होगा। खास बात यह है कि ये इलाके अवध और पूर्वांचल दोनों क्षेत्रों में पड़ते हैं। अवध और पूर्वांचल इलाके की 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए शुक्रवार शाम प्रचार का काम पूरा हो गया। इन सीटों पर प्रचार के आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आखिरी दिन बीजेपी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रैलियां की, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अलग अलग इलाकों में रैलियां और जनसंपर्क करके अपने अपने गठबंधनों के लिए वोट मांगे। 5वें चरण में जिन 61 सीटों पर मतदान होना है, इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं। 5वें चरण में रायबरेली की 1 सीट, चित्रकूट जिले की 2 सीट, अमेठी जिले की 4 सीट, सुल्तानपुर जिले की 5 सीट, प्रतापगढ़ जिले की 7 सीट, कौशाम्बी जिले की 3 सीट, इलाहाबाद जिले की 12 सीट, बाराबंकी की 6 सीट, फैजाबाद की 5 सीट, बहराइच की 7 सीट, श्रावस्ती की 2 सीट, गोंडा की 7 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इन 61 सीटों पर कुल 2,24,77,494 मतदाता हैं। इसमें से 1,04,95,000 महिला और 1,752 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। इन इलाकों में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,19,80,571 है। उधर बाकी बचे 2 चरणों के लिए प्रचार का काम जोरों पर है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता बाकी दोनों चरणों के लिए भी प्रचार में लगे हैं। यूपी में 4 चरणों के लिए मतदान पूरा हो चुका है और अब सबकी नजरें हैं बाकी 3 चरणों पर। उसके बाद 10 तारीख को मतगणना से तस्वीर साफ होगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी जरूरी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। प्रदेश के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर इस चरण में होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदेय स्थलों के लिए रवाना किया जा रहा है। पोलिंग स्टेशनों में दिव्यांग मतदाताओं, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग के अलावा सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती की गई है। 27 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रयागराज की 16 विधानसभा सीट पर भाजपा गठबंधन अपना दल एस पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की गरीब जनता के पक्के आवास, उनके घर नल, शौचालय की व्यवस्था कर उन्हें एक सम्मान की जिंदगी देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि बीते 4 चरण के चुनाव में सपा और बसपा का सूपड़ा साफ हो गया है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी 300 से पार सरकार बनाने जा रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल तक के सपा बसपा कांग्रेस ने शासन किया, मगर गरीब के घर में शौचालय नहीं था। बहनें, बेटियां, माताएं हर रोज सुबह पानी धोती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जी ने 2,61,00,000 घरों में शौचालय बनाकर माताओं को सम्मानित करने का काम किया। 1,41,00,000 घरों में 1,41,00,000 गरीबों के घरों में बिजली पहुंचाकर
घर का अंधियारा दूर करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हमने तय किया है कि गरीब की बेटी, पिछड़ा समाज की बेटी, दलित समाज की बेटी अगर आगे बढ़ती है तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार उसको मुफ्त में स्कूटी देने का काम करेगी। हर बेटी को स्कूटी दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की मेजा और करछना विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास और महोत्सव कैसे होना चाहिए, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण प्रयागराज है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा जनपद के विकास के लिए किए गए कामों को गिनाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर प्रदेश के हर घर के कम से कम एक सदस्य को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे। अभी तो सरकार ने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी ना, होली और दीपावली में उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी मिलेगा। अभी सरकार ने यह भी तय किया है कि 60 साल से ऊपर आयु की जितनी भी माताएं बहनें होंगी, उत्तर प्रदेश के अंदर परिवहन निगम की बस में उनको फ्री में यातायात की सुविधा देंगे। हमने ये भी तय किया है कि आने वाले 5 साल में ऐसी व्यवस्था करना है कि अन्नदाता किसान को ट्यूबवेल का बिल न भरना पड़े, बल्कि फ्री में उसको बिजली मिल सके। गोरखपुर में कल शाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेता और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया के सामने सपा की पहली लिस्ट आई तो उससे साफ हो गया था कि ये वही सपा और वही हवा है। 4 चरणों के बाद कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर से मऊ तक के दंगों के जो नाम आते थे वो इनकी सूची में आते थे। लोगों ने 5 सालों में योगी सरकार में देखा कि गुंडाराज और माफिया राज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्या होती है। श्री ठाकुर ने कहा कि बसपा और कांग्रेस का सफाया हुआ है। 325 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 5 साल तक सपा का फैलाया गुंडाराज माफियाराज खत्म करने का उन्होंने काम किया। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार देने का काम किया। मुजफ्फरनगर से मऊ तक के दंगे वालों को माफ नहीं, साफ करने का काम किया है। और विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगले 5 वर्षों में सफाई अभियान चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है, आपका वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी के जगदीशपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमेठी से हमेशा प्यार ही मिलता है। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वादा करने के बावजूद लोगों को रोजगार नहीं मिला है। कुछ बनने का क्या मतलब होता है? कुछ बनने का यह मतलब होता है कि आपके बेटे के पास, बेटी के पास यूनिवर्सिटी डिग्री के बाद जॉब मिले, रोजगार मिले। उसके बिना कैसे बन जाएंगे लोग? क्या बन जाएंगे? छोटा सा पैसा, कम से कम पैसा होता है, मगर हिंदुस्तान का हर माता पिता यह सोचता है कि हमने अगर बच्चों को शिक्षा दे दी तो उनको रोजगार मिल जाएगा। मतलब अब आपको जो भी करना है कर लो, उत्तर प्रदेश में जो भी करना है कर लो, मगर आपको इस प्रदेश में, आपके बच्चों को इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस मौके पर भाजपा सरकार पर जमकर बरसी। प्रियंका ने लोगों से कहा कि इस बार अपना वोट विकास के नाम पर दीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों की समस्या खत्म की जाएगी और पुलिस में 25% महिलाओं की भर्ती होगी। अगर आपकी तमाम समस्याएं हैं, इसलिए है कि सरकार ने कोई कोशिश ही नहीं की, प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है, जैसे मैंने कहा, वोट तो मिलना ही है किसी और आधार पर। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है किसानों के पूरे कर्ज माफ किए जाएंगे, आपके सबके बिजली बिल हाफ किए जाएंगे,
और जिसका कोरोना का बकाया है, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, वो साफ किया जाएगा। आपको अपने उपज का सही दाम मिलेगा। गेहूं और धान का 2500 और 400 रुपए गन्ने का, जहां गन्ने के किसान हैं। यहां पे मेरी बहनें हैं, बहनें आपको कोई नहीं पूछता। और ये जो मुफ्त का गैस सिलेंडर है, इसको आप फिर से भर भी नहीं सकते। इसलिए हम सबसे पहले कह रहे हैं कि आपको 3 मुफ्त दे देंगे। महिलाओं को, छात्राओं को मुफ्त मोबाइल फोन, मुफ्त स्कूटी दे देंगे। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आपको सशक्त करने का काम हमारा है। इसीलिए आपकी शिक्षा के संस्थान, हर जिले में हम एक महिला के लिए केंद्रीय विद्यालय जैसे पाठशाला बनाना चाहते हैं। 27 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर अयोध्या जनपद में हाईवे बनाने के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई है, उन्हें 6 गुना मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं के लिए भर्तियां निकालने का भी वादा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी विकास हो वो ऐसा हो कि लोगों की भलाई के साथ व्यापारियों का भी नुकसान न हो। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश का विधानसभा चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। मैं अपने अयोध्या के व्यापारियों को भी भरोसा दिलाता हूं, आध्यात्म और धर्म का प्रचार हो, लोग दुनिया से आए हमारी संस्कृति को समझने, देखने, लेकिन हमारे व्यापारियों का नुकसान न हो। जो विकास होगा वो विकास ऐसा होगा जहां पर न व्यापारी का नुकसान हो और हमारे आध्यात्म और संस्कृति के बारे में भी दुनिया जाने। किसानों को और जिनकी जमीन ले आएगी उनको मैं भरोसा दिलाता हूं कि सर्किल रेट बढ़ा करके उनका 6 गुना मुआवजा देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और यही नहीं, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे बीए टेट वालों को समाहित करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, इसी वजह से विरोधी पार्टियों की दाल नहीं गल रही है। ट्वीट कर उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश में एक बार फिर बसपा की सरकार बनेगी, ताकि सही नियत और नीति से काम करके यूपी में 2007 से 2012 की तरह अच्छी कानून व्यवस्था, रोजी रोटी और रोजगार की उचित व्यवस्था ला सकें। श्रावस्ती में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के संविधान में है कि जिसकी आवाज होगी, जिसकी बहुमत होगी, उसी का नेता होगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अब देखिए ना, उनको तो लाशें नजर नहीं आई कोविड के दूसरी महामारी में, बेरोजगारी नजर नहीं आई, जो आवारा पशु उनको नजर नहीं आए, तो इनको यही नजर, जो नजर आता है वही कहते हैं। हम योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे कि आपके लिए घर बुलडोजर क्यों नहीं चलाए? क्यों, आपका दोस्त है क्या वो जिसने 4 किसानों को मार दिया? चलाइए ना बुलडोजर आप उसके ऊपर। आज देखिए गोरखपुर से डीडी कॉन्क्लेव का सीधा प्रसारण दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर। 5 साल में यूपी में हुए बदलाव का लेखा जोखा, जातिगत राजनीति के बीच कितना हुआ विकास चोखा, उत्तर प्रदेश का बनता बिगड़ता राजनैतिक चक्रव्यूह, दिग्गज आजमा रहे हैं किस्मत, चुनावी घमासान की उठापटक और सरकार के दावे, कितना बदला यूपी, प्रमुख राजनीतिज्ञों और विश्लेषकों की राय। देखिए डीडी कॉन्क्लेव में। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता की अपेक्षाओं और सरोकारों की चर्चा के लिए दूरदर्शन ने प्रदेश के कई स्थानों पर डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इसी क्रम में आज दोपहर बाद गोरखपुर में डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। विचारों के समागम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा व्यापार और पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग, इस प्रदेश के प्रबुद्धजन भी अपने विचार रखेंगे।
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नव्य दिव्य स्वरूप में आने के बाद वहां बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर से शिव भक्त यहाँ आते हैं। अक्सर लोगों की इच्छा होती है कि घर बैठे ही उन्हें बाबा भोलेनाथ का प्रसाद मिल सके। इन लोगों को अब निराश होना नहीं पड़ेगा। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि अब वे घर बैठे डाक विभाग की स्पीड पोस्ट के माध्यम से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद प्राप्त कर सकेंगे। इस वित्तीय वर्ष में देश के विभिन्न भागों में लगभग 1,500 लोगों को ये प्रसाद भेजा जा चुका है। भारतीय डाक विभाग ने एक पहल की है, जिसके तहत इस बार महाशिवरात्रि में लोग घर बैठे जो है स्पीड पोस्ट से बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद मंगवा सकते हैं और मात्र इसके लिए उन्हें 251 रुपए का इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर प्रवर डाक अधीक्षक वाराणसी पूर्वी मंडल पिन कोड 221001 के नाम जो है करना होगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो है पोस्ट ऑफिस में प्राप्त होगा बनारस में, यहां से स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रसाद जो है भक्तों को जो है भिजवा दिया जाएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नव्य और दिव्य स्वरूप में आने के बाद यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्त खूब उमड़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ प्रसाद की मांग भी जो है काफी बढ़ गई है। अब तक इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1,500 से ज्यादा जो है भक्तों को देश के कोने कोने में डाक विभाग द्वारा जो है प्रसाद जो है भेजा जा चुका है। जनपद बलरामपुर में छठवें चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। प्रत्याशी मतदाताओं से घर घर संपर्क करने में जुटे हुए हैं। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में 8,71,469 पुरुष एवं 73,008 महिला और 100 अन्य सहित 16,01,517 मतदाता हैं, जो 3 मार्च को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 49 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बलरामपुर सदर सुरक्षित से भाजपा से पलटूराम, सपा से जगराम, बसपा से हरिराम बौद्ध सहित 12 और तुलसीपुर में 15, गैसड़ी में 10 और तरौला में 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 3 महिला प्रत्याशी भी हैं। विधानसभा चुनाव 2017 में जिले के चारों विधानसभा सीट पर जहां भाजपा ने जीत दर्ज की थी, वहीं उससे पहले 2012 में सभी सीट सपा के खाते में थी। जिले में मतदान हेतु 958 मतदान केंद्र और 1,857 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जनपद मिर्जापुर में विधानसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी और प्रभारी अधिकारी स्वीप लक्ष्मी वीएस की पहल पर मतदाता जागरूकता के नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न विधाओं में नृत्य प्रस्तुत कर मतदान के लिए प्रति लोगों को जागरूक किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने रॉक स्टार डांस एकेडमी के ग्रुप लीडर सलामत खां को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग के लिए बधाई दी। साथ ही लोगों से 7 मार्च को अपने मतदेय स्थल पर पहुंचकर वोट डालने की अपील की। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हम लोग लोकतंत्र में मतदान को जागरूक करने के लिए, उसका परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम लोग ये शो कर रहे हैं और भी हम लोग कई जगह शो कर चुके हैं और अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जाके ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, अपने घर में ना बैठें, वो जाके 7 मार्च को वोट दें। हम लोग यहाँ पे मतदान के लिए आए हैं। हम लोग ने बहुत कई शो कर चुका है और हम लोग यही कहते हैं कि सारे काम छोड़ दें और 7 मार्च को जरूर से वोट दें। मतदान प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता हो, लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इसको लेकर आजमगढ़ जिला प्रशासन द्वारा एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ जहां जागरूकता रैलियां निकाली जा रही, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 7 मार्च को होने वाले मतदान के लिए महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि पिछले वर्ष मतदान में जिन क्षेत्रों में मतदान करने में महिलाओं की संख्या कम रही है, वहां इस बार मेहंदी लगाकर महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रैली के माध्यम से भी लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए आगे आने की प्रेरणा दी जा रही है। जनपद आजमगढ़ में इस बार ये व्यवस्था कराई गई है कि जो बूथ जहाँ पे बहुत कम मतदान प्रतिशत हुआ था, चाहे वो महिलाओं का मतदान प्रतिशत रहा हो, दिव्यांगों का रहा हो, 80+ के ऊपर के मतदाताओं का रहा हो, वहाँ पे हम लोगों ने जनपद के सभी स्कूलों को वो गांव आवंटित कर दिए हैं और वहाँ उनके बच्चे घर घर जा कर के लोगों को मेरी ओर से निमंत्रण पत्र दे रहे हैं और साथ में एक मेहंदी का भी आयोजन कराया जा रहा है।
CSIR NBRI में आयोजित किए जा रहे विज्ञान के महापर्व विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के तीसरे दिन विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर SM अब्बास और डॉक्टर अजीत कुमार शासनी ने अपने विचार रखे। डॉक्टर अब्बास ने भारत देश द्वारा रक्षा क्षेत्र में DRDO द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों जैसे बेहतर संचार उपकरण, मिसाइल विकास एवं स्वदेशी रक्षा प्रणाली के बारे में दर्शकों के साथ जानकारी साझा की। डॉक्टर शासनी ने ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली द्वारा अनुसंधान एवं विकास में विगत वर्षों में हासिल की गई वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर लगी विज्ञान प्रदर्शनी को देखने के लिए आमजनों के लिए भी खोल दिया गया है। समारोह में विभिन्न वैज्ञानिक विज्ञान की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के स्कूली बच्चे भी भाग ले सकते हैं। कैसे उत्तर प्रदेश अपनी अहम भूमिका भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, दवाइयों के क्षेत्र में, आयुष प्रोडक्ट के क्षेत्र में, जिसके लिए ये विश्व प्रसिद्ध है, उसमें अहम भूमिका निभाए। ये जो आजकल के भारत के भविष्य छोटे छोटे बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आने वाले हैं, एक एक चीज़ देखेंगे, उनके मन में एक अच्छी भावना आएगी, सीख मिलेगी, जिससे जब हम अपना 100वां साल स्वतंत्रता का मनाएंगे, तब तक भारत एक महान राष्ट्र के रूप में उभर के आएगा और उसमें इनका योगदान होगा। एक चीज़ और हम जो देख रहे हैं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आयुष प्रोडक्ट के क्षेत्र में NBRI के द्वारा नोबेल प्राइज़ भी मिलेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। बच्चों को अट्रैक्ट करना साइंस का तरफ एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारी जो बिजनेस का तरफ जा रहे हैं, सो इसीलिए साइंस का जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साइंस में जो एक स्काई इज़ द लिमिट, ये हम बताना चाहते हैं बच्चों को कि खाली इंटरेस्टिंग नहीं है ये, बट कंट्री का, लोगों का भाग्य ही निर्धारित करता है। सो इसलिए आप लोग आइए, नया विज्ञान करिए और इनोवेटिव वे में अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखिए। यूक्रेन में राजधानी कीव की लड़ाई या कहीं भीषण संघर्ष जारी है। एक तरफ तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बातचीत का प्रस्ताव रूस के सामने रखा, तो शाम तक ये खबर आई कि रूसी राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को मान लिया है। तो क्या लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है? लेकिन खबर ये भी है कि यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की खबर को सिरे से खारिज किया है। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने सैन्य ठिकानों के अलावा नागरिक इलाकों में भी हमला किया है। यूक्रेन में रूस के हमले की भयावहता लगातार डरावनी होती जा रही है। रूस के बड़े पैमाने पर जमीनी आक्रमण और हवाई हमले के ऐलान के बाद गुरुवार से शुरू हुई मिसाइलों और गोलाबारी की बारिश लगातार जारी है। रूसी सैनिक और मैकेनाइज्ड कॉलम लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार यूक्रेन पर रूस के हमले का दूसरा दिन रहा। खबर यह है कि राजधानी कीव के बाहर यूक्रेनी सेनाएं रूसी सेना के बीच मुकाबला जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कीव में ही रुकने की शपथ ली है। मैं रूस के राष्ट्रपति से फिर से अपील करना चाहता हूं, पूरे यूक्रेन में लड़ाई जारी है, आइए बैठकर बात करें ताकि लोगों की मौत रोकी जा सके। एक अपुष्ट खबर के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने शुक्रवार के तड़के कीव के ऊपर रूस के एक विमान को मार गिराया। लेकिन खबर ये भी है कि रूस के पैराशूटर्स ने कीव के उत्तर पश्चिमी इलाके में गोस्टोमेल हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। ऐसे में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया। वहीं दोनों तरफ से दावे भी अलग अलग हो रहे हैं। यूक्रेनी सरकार ने दावा किया है कि राजधानी कीव में शुक्रवार को एक रॉकेट एक बहुमंजिला अपार्टमेंट से जा टकराया, जिससे रूसी सेना का यह दावा झूठा है कि वह रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रही है। ऐसे में सच्चाई यही है कि यूक्रेन को चारों तरफ से घेरकर रूस लगातार हमले किए जा रहा है। दोनों देशों की सेनाओं में भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन और रूस दोनों ही देशों के बीच कई सैनिक जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन से आ रही खबरें ये भी बताती हैं कि रूसी सैनिकों ने चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया है। दुख के साथ मुझे आपको ये सूचित करना पड़ रहा है कि अभी तक चेरनोबिल क्षेत्र, तथाकथित चेरनोबिल विशेष क्षेत्र और चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सभी संरचनाएं रूसी सशस्त्र समूहों के नियंत्रण में है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रबंधन के अनुसार कोई हताहत नहीं हुआ है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। पश्चिमी यूक्रेन के लीव और चेरनिस्त शहरों में भारतीय विदेश मंत्रालय का कैंप कार्यालय अब चालू है। रूसी भाषी जानने वाले अतिरिक्त अधिकारियों को इन शिविर कार्यालय में भेजा जा रहा है।
अधिकारी उन भारतीय नागरिकों की सहायता कर रहे हैं जो इन शहरों तक पहुंच रहे हैं। वहां से यूक्रेन से सटे इलाकों के माध्यम से उनको भारत भेजने की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय छात्रों का पहला जत्था अब चेरनिस्ट से यूक्रेन रोमानिया सीमा के लिए रवाना हो गया है। इस बीच भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए निकासी उड़ानों की व्यवस्था कर रही है, जिसका खर्च भारत सरकार खुद उठाएगी। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में 4000 भारतीय नागरिक पहले ही यूक्रेन छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन के संबंध में हाल के घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि रूस और नाटो समूह के बीच मतभेदों को केवल बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने रूस से तत्काल बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। यूक्रेन रूस संघर्ष पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। भले ही हालात अशांति की ओर बढ़ते दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये तो तय है कि दुनिया की भू राजनीति नए सिरे से आकार दे रही है। और किस तरह के संकेत, देखिए एक रिपोर्ट। दुनिया के तमाम देश रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, नेटो देश रूस पर लगाम कसने के लिए आर्थिक नाकाबंदी कर रहे हैं, जिसमें वित्तीय, ऊर्जा, आवागमन के क्षेत्र में रूस की गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश दिखाई देती है। सबसे पहले रूस को दुनिया के पूंजी बाहर से रखने की कोशिश की गई है। वित्तीय प्रतिबंधों के जरिए रूस के 70% बैंक बाजार पर असर पड़ेगा। इसके अलावा रूस की सरकारी कंपनियां और रक्षा क्षेत्र में प्रभाव नजर आएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के अनैतिक कार्रवाई को लेकर कई प्रतिबंधों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था पर इन सभी का गहरा असर पड़ेगा। हम रूस की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्र की रणनीति पहुंच को कम कर रहे हैं। आने वाले समय में इनका गहरा असर पड़ेगा और रूस की आर्थिक गतिविधि कमजोर होगी। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी 100 से ज्यादा रूस की संपत्तियों को प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने रूस के हवाई जहाजों को ब्रिटेन के हवाई अड्डों पर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी है। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान ने भी रूस पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। दूसरी ओर चीन ने यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई को लेकर किसी भी प्रकार की आलोचना करने से इनकार किया है। इस बीच शी जिनपिंग ने पुतिन से फोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं ने यूक्रेन की समस्या को लेकर चर्चा की। पुतिन ने शी जिनपिंग को बताया कि यूक्रेन की समस्या का हल वो बातचीत के जरिए करना चाहता है। शी जिनपिंग ने भी पुतिन के इस नजरिए का समर्थन किया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि रूस पर प्रतिबंध लगाना ही इस समय काफी नहीं है। दरअसल यूक्रेन सैन्य मदद चाहता है, लेकिन नेटो सहित अमेरिका ने यूक्रेन को किसी भी प्रकार की सैन्य मदद उपलब्ध कराने का अभी तक कोई ना तो आश्वासन ही दिया है और न ही कोई इरादा जताया है। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम हुआ समाप्त। प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने मतदाताओं को लुभाने में झोंकी पूरी ताकत। चुनाव के शेष चरणों के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील की। चुनाव के दौरान जनता के सरोकारों को लेकर दूरदर्शन आज दोपहर बाद गोरखपुर में कर रहा है डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रबुद्धजन चर्चा में लेंगे हिस्सा। और यूक्रेन और रूस के बीच उपजे हाल के तनाव को लेकर भारत सरकार है बेहद सतर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के प्रयास तेज। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।